जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। मॉर्निंग हेडलाइंस में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण खबरें। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 11 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है शनिवार। तो आज की खास खबरों में है गुजरात हाईकोर्ट का सरकार से सवाल, जब जबरन धर्म परिवर्तन और अदर कास्ट मैरिज से कोई फर्क नहीं पड़ता तो लव जिहाद का कानून हटाने का विरोध क्यों कर रही है गुजरात सरकार। वहीं खबर आ रही है कवि कुमार विश्वास से रिलेटेड। कवि कुमार विश्वास के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है। वहीं मनसुख हीरेन हत्याकांड में एनआईए का एक नया खुलासा आया है, जानेंगे खबर में क्या है। वहीं खबर आ रही है कि मोदी जल्द ही बाइडन से मुलाकात करेंगे। ये मोदी की पहली मुलाकात होगी जो बाइडन के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडन से मिलने वाले हैं। साथ ही खबर आ रही है मथुरा वृंदावन के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर लग चुका है प्रतिबंध। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। तो पहली खबर में है वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी ने थपथपाई गोवा की पीठ, अहम बैठक में दिए खास निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोविड-19 पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य की 100% आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की पहली खुराक देने के लिए शुक्रवार को गोवा की सराहना की। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के एक ट्वीट को टैग करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि शाबाश गोवा, शानदार प्रदर्शन जिस सामूहिक भावना की मजबूती से और चिकित्सकों व नव प्रवर्तकों की दिलेरी ने संभव कर दिखाया। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है देश में 2019 में 50% से अधिक कृषक परिवार कर्ज में, प्रति परिवार औसत ऋण 74,121 रुपए, सर्वे में हुआ खुलासा। देश में खेती बाड़ी करने वाले आधे से अधिक परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के एक सर्वे के अनुसार 2019 में 50% से अधिक कृषक परिवार कर्ज में थे और उन पर प्रति परिवार औसतन 74,121 रुपए कर्ज था। सर्वे में कहा गया है कि उनके कुल बकाया कर्ज में से केवल 69.6% बैंक, सहकारी समितियों और सरकारी एजेंसियों जैसे संस्थागत स्रोतों के लिए गए, जबकि 20.5% कर्ज पेशेवर सूदखोरों से लिए गए। इसके अनुसार कुल कर्ज में 57.5% ऋण कृषि उद्देश्य से लिए गए। सर्वे में कहा गया है कि कर्ज ले रखे कृषि परिवारों का प्रतिशत 50.2% है। वहीं प्रति कृषि परिवार बकाया ऋण की औसत राशि 74,121 रुपए है। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है SBI ने अपने उपभोक्ताओं को किया आगाह, निर्बाध बैंकिंग सेवाओं के लिए पैन को आधार से जरूर करें लिंक। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड को एक दूसरे से रिलेटेड करने को SBI ने कहा है अपने उपभोक्ताओं को, अपने ग्राहकों को। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने शुक्रवार को अपने ग्राहकों को सलाह दी कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को आधार से अवश्य लिंक करा ले। बैंक ने शुक्रवार को एक ट्वीट कर कहा कि पैन को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है। इसके साथ ही निर्बाध बैंकिंग सेवाओं का आनंद निरंतर उठाते रह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये काम नहीं करते तो आपके बैंकिंग में कुछ न कुछ समस्या आ सकती है। आपने अपने पैन को समय रहते आधार के साथ जरूर लिंक करवाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने पैन को आधार के साथ लिंक करवाने की अंतिम तिथि तारीख 30 सितंबर 2021 तय की है। यदि इस तारीख तक आप अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं करा पाते तो आपका पैन कार्ड नंबर निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी वित्तीय लेन देन करने या बैंकिंग सेवा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे। यदि आपका आधार कार्ड पैन से नहीं जुड़ा है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगा। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में IT रिटर्न फाइल करने की तारीख आई नज़दीक। 30 सितंबर के बाद देना पड़ सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना।
अगर आपने अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपना रिटर्न अंतिम तारीख से पहले फाइल कर दे। इसके अलावा आयकर विभाग ने बुधवार को कहा कि नए ITR पोर्टल पर कई तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अब तक 1.19 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। पोर्टल पर करदाताओं की गतिविधियों की जानकारी देते हुए आयकर विभाग ने कहा कि 7 सितंबर तक 8.83 करोड़ विशिष्ट करदाताओं ने पोर्टल पर लॉगिन किया। सितंबर में औसतन प्रतिदिन 15.55 लाख करदाता पोर्टल पर लॉगिन किए गए। आयकर रिटर्न फाइलिंग सितंबर 2020 में दैनिक आधार पर 3.2 लाख पहुंच गई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है इकबाल सिंह लालपुरा ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने शुक्रवार को कार्यभार संभाल लिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में लालपुरा ने कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर नकवी ने उम्मीद जताई कि लालपुरा सम्मान के साथ सशक्तिकरण से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण के लिए जो फैसले किए हैं उसका असर दिखाई दे रहा है। नकवी ने कहा कि सरकार बनने के बाद 1984 के दंगों के पीड़ितों के न्याय के लिए विशेष जांच दल यानी SIT गठित किया गया। पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। गुनहगारों को सजा मिलना भी शुरू हो गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि सरकार गुरुद्वारा सर्किट ट्रेन आरंभ करने जा रही है, जिसके तहत लोग महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। लालपुरा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का यह पूरा प्रयास करेंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकल गई कांग्रेस। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में गांव और कस्बों से 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालने का शुक्रवार को फैसला किया है। पार्टी ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को प्रदेश चुनाव समिति की भी बैठक की और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति की अगली बैठक 5 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस के एक पदाधिकारी के अनुसार प्रियंका ने चुनाव को लेकर अलग अलग क्षेत्रों की बैठक की और कहा कि अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में संगठन की राय महत्वपूर्ण होगी। प्रियंका ने पूर्वांचल जोन के 143 ब्लॉकों की गहन समीक्षा की और इसके बाद बुंदेलखंड जोन के कार्यकर्ताओं को भी चुनावी तैयारी के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय से जारी बयान में कहा गया कि पार्टी के सदस्यों के साथ वाड्रा की बैठक में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हम वचन निभाएंगे नाम से यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। तो कांग्रेस अब 12,000 किलोमीटर लंबी यात्रा निकालेगी। देखते अगले समाचार में है मथुरा वृंदावन के 10 किलोमीटर क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा और वृंदावन में मांस तथा शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। योगी सरकार ने मथुरा तथा वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है और उस 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस तथा शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। सीएम योगी ने जन्माष्टमी के दिन कहा था कि मथुरा के वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन एवं बलदेव में जल्द ही मांस और शराब की बिक्री बंद कर इन कार्यों में लगे लोगों का अन्य व्यवसाय में पुनर्वास किया जाएगा। सीएम योगी भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित होने एवं कृष्ण की जन्म स्थान पर भगवान के दर्शन करने सोमवार को मथुरा पहुंचे थे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है मुख्तार अंसारी को मऊ से टिकट, ओवैसी की पार्टी ने दिया ऑफर, मायावती ने किया है किनारा। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली मुख्तार अंसारी को अब ओवैसी टिकट दे सकते हैं, उसी के रिलेटेड ये खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का मऊ से टिकट काटे जाने के बाद
असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM ने अंसारी को टिकट ऑफर किया है। AIMIM प्रवक्ता आसिम वकार ने टिकट काटे जाने को लेकर मायावती पर निशाना साधा है और कहा है कि जब तक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से फायदा हो रहा था तब तक उनको टिकट देते थे। आज जब उनका बुरा वक्त आया तो उनके साथ खड़े भी नहीं हो रहे हैं। असीम वकार ने कहा कि मायावती जी कह रही है कि मुख्तार अंसारी बहुत बड़े अपराधी है, इसलिए उनका टिकट काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आतिक अहमद मुख्तार अंसारी ने इन लोगों को फायदा पहुंचाया था तब तक वो उनको निचोड़ रहे थे, पार्टी में ले रहे थे और चुनाव का टिकट भी दे रहे थे, लेकिन आज बुरे वक्त में उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं और उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती से पूछना चाहता हूं कि क्या मुख्तार अंसारी पिछले चुनाव में अपराधी नहीं थे? क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को लेकर नया नया ज्ञान मिल रहा है इनको? ये अपराधी है। अगर मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो AIMIM के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और उनको टिकट दी जाएगी। तो अवैसी की पार्टी के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्तार अंसारी को अब टिकट मिल सकता है। देखते अगले समाचार में इसी महीने अमेरिका जा सकते हैं PM मोदी, राष्ट्रपति बाइडेन से होगी पहली मुलाकात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ मुलाकात कर सकते हैं और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हो सकती है। PM मोदी और जो बाइडेन की ये मुलाकात 23 सितंबर को हो सकती है। आपको बता दें कि QUAD समिट के लिए PM मोदी के अमेरिका जाने की तैयारी हो रही है। तो हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जो प्रोग्राम अब तक सामने आया है उसके मुताबिक PM मोदी 22 सितंबर को वॉशिंगटन जा सकते हैं। तो क्वाड समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन जा सकते हैं और बाइडेन से पहली बार मुलाकात कर सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ 23 सितंबर को द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। उसके बाद 24 सितंबर को क्वाड समिट हो सकता है। क्वाड समिट के बाद PM मोदी वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 25 सितंबर को UNGA के 76वें सत्र में PM मोदी का संबोधन होगा। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है भड़काऊ भाषण मामले में असदुद्दीन अवैसी पर केस दर्ज, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर केस हुआ है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहाद उल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी पर बाराबंकी जिले में भड़काऊ भाषण के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। अवैसी ने अपने भाषण में आरोप लगाया कि प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में 1 सदी पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। बाराबंकी के SP यमुना प्रसाद ने कहा कि अवैसी पर गुरुवार रात भारतीय दंड संहिता धारा 153 A 188, 169 और 170 के साथ महामारी रोग अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और बैठक के लिए निर्धारित शर्तों के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मामला दर्ज हुआ है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है तो 9/11 की बरसी पर होगा तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण, चीन और पाकिस्तान को भेजा है न्योता। तो दोस्तों तालिबान की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज यानी 9/11 की 20वीं बरसी पर हो सकता है। 20 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था, जिसे दुनिया 9/11 यानी 9/11 के नाम से जानती है। यह हमला आतंकी संगठन अलकायदा ने कराया था, जिसका सरगना उसामा बिन लादेन था। उस समय अफगानिस्तान में तालिबानियों की सरकार थी। तालिबानियों ने अफगानिस्तान में अलकायदा को संरक्षण दिया था और अब जब 20 साल के बाद अफगानिस्तान में दोबारा तालिबानियों की सरकार बनने जा रही है तो उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए उसी दिन को चुना जिस दिन अमेरिका के ट्विन टावर पर हमला हुआ था। आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में चीन तथा पाकिस्तान को शपथ ग्रहण का न्योता भेजा गया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कर्नाटक में स्कूली किताबों से हटाए जाएंगे विवादित धार्मिक पाठ।
भारत में जैन और बौद्ध जैसे अन्य धर्मों के उदय के लिए वैदिक धर्म को दोष देने वाले विवादास्पद पुस्तकों को हटा देगी सरकार। कक्षा 1 से 10 तक की धर्म से संबंधित पाठ्य पुस्तकों से विवादास्पद पाठों को हटाने के लिए कर्नाटक सरकार उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। विस्तृत खबर हम आपको सीएमएन पर अपडेट जल्द ही कर देंगे। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है ममता बनर्जी के नामांकन भरने के साथ ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। तो भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को मतदान होना है। भवानीपुर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया है। भवानीपुर में ममता को टक्कर देंगी प्रियंका टिब्रेवाल। भवानीपुर के अलावा 2 और विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भी भाजपा ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है राजस्थान में 4 दिन एक्टिव रहेगा मानसून। उदयपुर और जयपुर संभाग के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। माउंट आबू में सबसे ज्यादा 5 इंच गिरा पानी। जैसलमेर में गर्मी का पारा 40 डिग्री। राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून फिर से मेहरबान होने लगा है। मौसम केंद्र जयपुर के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के मुताबिक आगामी 3-4 दिन के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, दौसा, जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां भारी बारिश होने की आशंका है। जयपुर में शुक्रवार दोपहर बाद तेज बारिश शुरू हो गई थी। 16 सितंबर तक राजधानी में बादल छाए रहेंगे। जिले के कई हिस्सों में बादल गरजने के साथ बौछारें भी पड़ेगी। यहां का अधिकतम तापमान 33 डिग्री के आसपास बना रहेगा। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है कवि कुमार विश्वास के खिलाफ जमानती वारंट जारी। सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने कवि कुमार विश्वास के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। दरअसल अमेठी के गौरीगंज कोतवाली में 20 अप्रैल 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कवि कुमार विश्वास रोड पर जाम, उपद्रव और आचार संहिता उल्लंघन को लेकर आरोप लगे थे। इसके खिलाफ वहां के अपर मुख्य अधिकारी जग प्रसाद मौर्य ने कोतवाली में तहरीर दी थी। इसके बाद ही कवि कुमार विश्वास आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बबलू तिवारी और अजय सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। सुनवाई के लिए कोर्ट ने कुमार विश्वास को तलब किया था, मगर वह हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। सुनवाई पर नहीं पहुंचे हैं कवि कुमार विश्वास। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है छत्तीसगढ़ में सीएम के पिता को बेल। रायपुर कोर्ट के आदेश पर नंद कुमार जेल से रिहा। गिरफ्तारी के चौथे दिन लगाई थी जमानत की याचिका। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत मिल गई है। शुक्रवार शाम को उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। रायपुर जिला अदालत ने 10,000 रुपए के एक बॉन्ड पर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। नंद कुमार बघेल को जातिगत मामले में टिप्पणी के मामले में 3 दिन पहले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। तब उन्होंने जमानत लेने से इनकार करते हुए जेल जाना कबूल किया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, मनसुख को मारने का निर्देश मुंबई के एक बड़े अधिकारी द्वारा ही दिया गया। आईडी बनाने का भी है संदेह। तो मनसुख हीरेन हत्याकांड से ये जुड़ी खबर है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटालिया से कुछ दूरी पर बरामद विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो और उसके मालिक मनसुख हीरेन की हत्या के मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए द्वारा दायर चार्जशीट में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 10,000 पन्नों की इस चार्जशीट में ताज़ा जानकारी यह सामने आई है कि मनसुख को मारने के लिए फेस टाइम ऐप के माध्यम से चैट पर निर्देश दिए गए थे। अगली खबर की ओर, अगली खबर में है पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारी जबरन छुट्टी पर भेजे जाएंगे। कैप्टन बोले, इनकी लापरवाही की कीमत दूसरे क्यों चुकाए। कोरोना के खतरे को देखते हुए पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। शुक्रवार को कोविड रिव्यू मीटिंग में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिस कर्मचारी को कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगी उसे जबरन छुट्टी पर भेजा जाएगा। इसके लिए 15 सितंबर तक एक डेडलाइन तय कर दी गई है। इस आदेश से सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को छूट मिलेगी जो स्वास्थ्य कारणों से वैक्सीन नहीं लगवा सकते।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह कदम पंजाब के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए उठाया गया है, ताकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है उन्हें टीके से लगातार झिझकने वालों की कीमत न चुकानी पड़े। इसके अलावा उन्होंने उन टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ड्यूटी ज्वाइन करने की इजाज़त दी है जिन्होंने कम से कम 4 हफ्ते पहले वैक्सीन की 1 डोज ले ली हो। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है गुजरात के लिए राहत देने वाली खबर। नर्मदा डैम में 24 घंटे में ही 63 सेमी पानी का बढ़ोतरी हुआ है। ऊपरी क्षेत्र से 32,654 क्यूसेक पानी की आवक। सरदार सरोवर डैम के जल स्तर में पिछले 24 घंटे में 63 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ऊपरी क्षेत्र से वर्तमान में 32,654 क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। ऊपरी क्षेत्र में अच्छी बरसात होने के कारण नर्मदा डैम में नया पानी बढ़ने लगा है। वर्तमान में नर्मदा डैम का जल स्तर बढ़कर 119.2 मीटर तक पहुंच गया है। पानी का स्टोरेज करने के लिए अब पावर हाउस के सभी यूनिट बंद कर दिए गए हैं। देखते अगले समाचार में है गुजरात हाई कोर्ट का राज्य सरकार से सवाल। मामला नाम छिपाकर शादी करने और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का है ही नहीं तो लव जिहाद की धारा हटाने का विरोध क्यों? तो गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि धर्म सुधार कानून के तहत किसी महिला के पति और ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने में क्या आपत्ति है। कोर्ट का कहना है कि पीड़िता ने दावा किया था कि प्राथमिकी सही नहीं थी और वह राज्य के पहले लव जिहाद मामले में अपने वैवाहिक जीवन को जारी रखना चाहती है। इसके बावजूद सरकार आपत्ति क्यों दर्ज करा रही है? इस मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होनी है। लव जिहाद का ये पहला मामला था। आपको बता दें कि गुजरात में 15 जून 2021 से अमल में आए गुजरात धर्म स्वतंत्रता संशोधन कानून 2021 के तहत दर्ज हुआ यह पहला मामला था। वडोदरा की एक 25 वर्षीय युवती ने जून 2021 में गौत्री पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उनसे जबरदस्ती धमकी देकर फरवरी 2021 में विवाह करने तथा धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया था। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में आप जानेंगे मौसम की जानकारी। तो कैसा रहेगा भारत का अगले 24 घंटे का मौसम का पूर्वानुमान? तो अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, कोंकण और गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, विदर्भ के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और तेलंगाना, केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ, तमिलनाडु, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज की महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें और ब्रेकिंग न्यूज का ये अपडेटेड वीडियो यहीं समाप्त होता है। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर अपडेटेड हो जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।